जी अस्सलाम वालेकुम। आज स्टडी स्टूडियो की तरफ से मैं दोबारा हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली फंक्शंस का जो पोर्शन है, जिस जो पोर्शन स्पेसिफिकली हमारा डोमेन और रेंज के हवाले से है, हम उसको डिस्कस करेंगे और डोमेन और रेंज को सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। एक चीज इसमें याद रखनी कि डोमेन ऑफ द फंक्शंस फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अलबत्ता जो रेंज है उसमें 5-6 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसको मद्देनजर रखने की जरूरत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसकी वजह से, इसकी बुनियाद पर मुझे अपने काम के लिए मोटिवेशन मिलती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, फंक्शन की डोमेन और रेंज को सीखने से पहले हमें जो फंक्शन है उसका पता होना चाहिए। देखें, फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसके अंदर हम एक सेट को दूसरे सेट के साथ मैप करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेट है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये है नेचुरल नंबर्स का सेट मिसाल के तौर पर, ठीक है। और एक दूसरा सेट है, अब मैं आपको उधर बता रहा हूँ कि मैपिंग क्या चीज़ है। दूसरा सेट है उधर, आपके पास एलिमेंट्स ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, अप टू सो ऑन, ठीक है। इनको आपस में मैप कराने के लिए हम इसकी जो हिस्टोरिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी डायग्राम से, वो मैसेज करते हैं कि एफ मैप विद ए मैप विद, या ए इज फंक्शन विद सेट ए इज फंक्शन विद सेट बी। तो यहाँ पे देखो कि ये सेट दूसरे सेट के साथ मैप हुआ हुआ है और किसी डेफिनेट रूल के साथ मैप होगा। डेफिनेट रूल आपको क्या बताएगा? डेफिनेट रूल कोई एक्सप्रेशन होगी, वो रेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, वो रूल कुछ भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो फंक्शन में सेट्स का मैप होना बेसिकली ये है कि एक सेट दूसरे सेट के साथ किसी डेफिनेट रूल के साथ मैप है। उसका मतलब ये है कि एक सेट अगर ए सेट बी सेट के साथ मैप है, तो पहला जो सेट है हमारे पास, वो उसके अंदर कई रिलेशन स्टेब्लिश हो सकते हैं। मैं 1 को 3 के साथ मैप कर सकता हूँ, ठीक है। और 2 को 3 के साथ भी कर सकता हूँ कि मैं उस फंक्शन में 1 और 2 पुट करूँ और मुझे आंसर मिल जाता है 3। तो ये चीज है मैपिंग का, कि एक दूसरे से रिलेट किस तरह है, एक दूसरे का आपस में रिलेशन कैसे बना हुआ है। तो हम कुछ इस तरह शो करते हैं अगर आपसे कोई डायग्राम पूछ ले। अच्छा, function f from set D to the set y is the rule that assign a unique element y to the each element of x। इसको अगर सिंबॉलिकली देखो तो y इज इक्वल टू हमारे पास आता है f ऑफ x। तो फंक्शन इस ये f ऑफ x का फंक्शन होगा कि x की कोई वैल्यू पुट करने से हमें y का एक आंसर मिलता है, यानी कि फॉर एवरी x वी शुड गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास फंक्शन है। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो मेरे पास 1 आंसर आता है y का, ठीक है। तो एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x हमें y एक आंसर देगा। अच्छा, x इसके अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। पहले हमने +1 पुट किया था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ। तो जब मैंने -1 पुट किया तो तब भी मेरे पास जो आंसर है वो भी 1 आया। तो इससे ये बात अंडरस्टूड हो सकती है कि x की एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, बट यू विल गेट अ यूनिक वन वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कि हमें फंक्शन तब कहलाएगा जब हमें जो आपके पास आंसर मिलेगा, जो हमें y मिलेगा, वो हमेशा हमेशा एक होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, जरा फंक्शन को हमने देख लिया। तो फिर y हमारे पास क्या हुआ, डिपेंडेंट है x पे। तो y इज अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ x। एक चीज इसके अंदर हम और देख लेते हैं।
अभी ये मैंने एग्जांपल आपके सामने बयान की कि y is equal to x square for two different value of x we can get a single y while vice versa it not possible। वो उसकी मिसाल ये है कि अगर मैं कह दूं वाइस वर्सा, इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो y को अगर मैं अंडर रूट में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे पास x के आंसर अंडर रूट है, तो ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दो पॉसिबिलिटी होती है अंडर रूट की, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के मुनाफी है कि हमने ये अज्यूम किया था कि फॉर different values of x or a single value of x we should get only one y which is unique। हमें एक y मिलेगा जो कि यूनिक होगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए भी चेक कर लिया मैंने, नेगेटिव के लिए भी चेक कर लिया। अलबत्ता y की वैल्यू एक, y की x की एक वैल्यू के लिए आपको y की दो वैल्यूज नहीं मिल सकती। ऐसा ग्राफ से अभी हम देखेंगे कि वो क्या वजह है कि x की एक वैल्यू से आपको y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वुड बी ए नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। किसी भी ग्राफ को फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर एक वर्टिकल लाइन में पास करूं ग्राफ से और वो सिंगल पॉइंट पे टच करे, तो जब वो एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगा तो जो लाइन है, मिसाल के तौर पर ये लाइन की इक्वेशन को कह लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर सिंगल पॉइंट पर टच करेगी वर्टिकल लाइन तो ये चीज क्या होगी, ये लाइन किसी फंक्शन की लाइन होगी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, सर्कल। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अगर इधर से भी मैं एक सिंगल लाइन वर्टिकल पास करूं तो ये दो पॉइंट्स पे टच करती है। जब ये दो पॉइंट्स पे टच करती है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक फंक्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये लाइन दो पॉइंट्स पे टच करती है। इसी तरह मैं आखिरी एग्जांपल लूं, तो अगर मैं वर्टिकल लाइन पास कर दूं यहां से, तो ये तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे टच करती है, तो ये भी लाइन एक फंक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर एक पॉइंट पे टच होना जरूरी है। अच्छा, अब एक्स की एक वैल्यू पर वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती। उसकी मिसाल मैं अगर यहीं से समझा दूं तो बहुत आसान सी बात है कि मिसाल के तौर पर अगर ये पॉइंट है 2, एक्स की पॉइंट है, एक्स पे एक्सिस पे 2 लिया है, तो इस 2 पे अगर देखो कि एक पॉइंट वाई का यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, और एक पॉइंट वाई का थोड़ा सा ऊपर जाके भी मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई के दो आंसर्स मिल रहे हैं, वाई वन भी मिल रहा है मुझे, वाई टू भी मिल रहा है। अलबत्ता फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स की एक या एक्स की दो वैल्यूज पर हमें एक ही y मिलता है, और यहाँ पे हमें x की एक वैल्यू पर दो y मिल रहे हैं। तो इस वजह से भी ये फंक्शन नहीं है, और इसलिए वर्टिकल लाइन टेस्ट की वजह से हमें पता भी लग जाता है कि ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब डोमेन क्या चीज है, डोमेन होता है कि कोई भी वो तमाम वैल्यूज का सेट जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाए। और रेंज क्या है कि वो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज या एस्टिमेटेड गेस होता है कि जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलती है उसका अगर सेट मिल जाए या अगर सेट बना लिया जाए तो हमारे पास रेंज है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोई डोमेन सेट है और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है, अगर मिसाल के तौर पर इसको सेट डी कह लूं और इसको मैं सेट वाई कह लूं, तो एक्स की यूनिक वैल्यू पर, एक्स की एक वैल्यू पर हमें डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक्स ये है, तो ये एक्स इधर से आता आता यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन मिल रहा है, इसकी एक वैल्यू मिल रही है वाई की। एक्स की कोई दूसरी वैल्यू देख लो तो इस पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है। हाँ, अब हमने क्या कि एक्स की वैल्यू एक से जायद भी हो सकती है। तो एक्स की एक ये वैल्यू है, एक्स की एक ये वैल्यू है, उस पर भी हमें एक एक फंक्शन मिल रहा है, यानी कि एक ही वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है। ठीक है, तो सेट डी हमारे पास क्या होगा, बेसिकली सेट डी हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास डोमेन होगी।
कि वो तमाम वैल्यूज हैं जहां पे मुझे फंक्शन का आंसर मिल रहा है, वाई का आंसर मिल रहा है, वाई मेरा अनडिफाइंड नहीं हो रहा। और रेंज क्या है? वाई हमारी रेंज नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा वैसे वाई सेट को रेंज उसने डायरेक्ट भी नहीं कहा, उसने कहा सेट कंटेनिंग द रेंज। जो वाई हमारे पास है वो बेसिकली, अगर मैं आगे चलूं तो वाई हमारे पास कोडोमेन है, डी डोमेन है और कोडोमेन है। ठीक है ना? अब कोडोमेन में बेशुमार रियल नंबर्स होते हैं। हमें देखो, डोमेन से हम लेके कुछ सर्टेन वैल्यूज को हम चूज करते हैं, ठीक है, और सर्टेन वैल्यूज पे हम फंक्शंस को निकालते हैं। अच्छा, जो कोड मेन होती है उसकी तमाम वैल्यूज आपकी रेंज नहीं होती, वो रेंज डिपेंड करती है आपकी फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है। मिसाल के तौर पर वो रैशनल फंक्शन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास वो रेडिकल एक्सप्रेशन है, वो कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, उस पर रेंज डिपेंड करती है। तो रेंज हमेशा क्या चीज होती है? वो सब सेट ऑफ द कोड मेन होता है। हमें सिर्फ याद रखने के जिस सेट से आप फंक्शन के अंदर नंबर्स पुट करते हैं वो डोमेन होती है, और डोमेन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कोडोमेन के साथ, जिसके अंदर आपकी रेंज मौजूद होती है। तो रेंज हमारी सबसेट होती है कोडोमेन की। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है। तो इसके अंदर आप पूरी रियल नंबर लाइन पुट कर सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमें आंसर्स मिलते हैं हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्र है, तो स्क्वायर हमेशा आपको किसी चीज को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह वन ओवर ऐसा, ये रेसिप्रोकल्स है, इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स का रीयूनियन आ सकता है, आप दोनों पुट कर सकते हैं डोमेन के अंदर। हाँ, एक चीज पुट नहीं करेंगे, ये हमारे पास जो क्लोज, हमारे पास जो राउंड इंटरवल्स हैं, राउंड इंटरवल्स, इसके अंदर जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जीरो पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और आपको रेंज भी पॉजिटिव रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट इन्फिनिटी और नेगेटिव रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट इन्फिनिटी मिलेगी। अच्छा, अब अगर अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट में आप एक्स वही पुट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव को डील नहीं करता कैलकुलस, और आपके आंसर भी पॉजिटिव आते हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे दो एक्सप्रेशन है, इसके बारे में एक हो सकता है इसके अंदर एक सिंपल एक्स नहीं है। तो अगर सिंपल एक्स ना हो, मिसाल के तौर पर फोर माइनस एक्स है, तो फोर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू फोर। अच्छा, अगर मैं यहां पे फोर पुट कर दूं, एक्स इज इक्वल टू फोर है, हमारे पास जो रेंज है, चूंकि एक बात तो कंफर्म है कि हम अंडर रूट के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमारे आंसर्स तो पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। तो वो तो हमारी रेंज हो गई। अंडर रूट के अंदर कोई भी जो अगर लीनियर फंक्शन हो, जैसे ये एक्स लीनियर था, तो इस केस में हमारे पास जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। और हमारे पास जो डोमेन है वो क्या होगी? देखो, हमने अंदर नेगेटिव नहीं आने देना। अगर मैं इधर फाइव एक्स को फाइव कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अंडर रूट कर देता हूँ फोर माइनस फाइव, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये तो अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमारे पास अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो फोर से लेस होंगे, और वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेगेटिव नंबर आप कोई भी पुट कर लें, बाद में उसने पॉजिटिव हो ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो अगर ये लीनियर फंक्शन हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो अंडर रूट के अंदर तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि आपके पास जो रियल नंबर लाइन आएगी, वो आपके जो रेंज आएगी, वो तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जो डोमेन होगी वो चार और चार से छोटे नंबर्स होंगे और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी तरह, अब ये जो ये अंडर रूट वन माइनस एक्स वाला जो सवाल है, इसके अंदर ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अगर तो आपके पास जो फंक्शन हो, अगर मैं, ये दो तरीके से हो सकता है हमारे पास। एक है जी अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये, और नीचे भी मिसाल इसी चीज की है। तो इसके अंदर अगर आपसे कोई डोमेन पूछे तो आपने आंखें बंद करके ट्रिक याद रखना है कि वो नेगेटिव ए और पॉजिटिव ए के अंदर होगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई डोमेन पूछे तो डोमेन इस केस में आपकी क्या होगी? जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ऊपर आ गया हमारा, सॉरी, जीरो से पॉजिटिव नहीं, सच, वो लीनियर केस में आता है जीरो से ए तक, ठीक है, जीरो से पॉजिटिव ए। तो आपने याद रखना है कि अगर तो इस तरह की एक्सप्रेशन आए तो डोमेन हमारे पास ये होती है डी, और हमारे पास रेंज क्या होती है आर, ठीक हो गया।
अच्छा, इसको अब थोड़ा सा वो बदल के भी दे सकते हैं। अब वो कहता है कि एक्स स्क्वेयर इधर ले आओ, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर लिखा है, माइनस करो ए स्क्वेयर को। इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो हमेशा डोमेन होगी वो होगी नेगेटिव, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाओगे ए से, और ए को इंक्लूड करोगे, यूनियन करोगे, और इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी से, पॉजिटिव ए से आप जाओगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी डोमेन। और इस केस में जो आपके पास जो रेंज होगी वो होगी जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपने छोटे दो ट्रिक्स याद रखने हैं कि ये सवाल दो तरह से हो सकता है। अगर तो ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपकी जो डोमेन है वो नेगेटिव ए से ए है और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। और अगर तो, और आपकी जो रेंज है वो जीरो, जीरो से ए कांस्टेंट नंबर पे है। अगर तो वो कहता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए है, तो यहाँ पे जो आपकी जो डोमेन है वो यूनियन हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर्स, यूनियन विद पॉजिटिव रियल नंबर्स, और आपके पास जो रेंज आएगी आपके पास वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एक एमसीक्यू डिस्कस, अब इसके अंदर ना बेसिकली जो हमारे पास जो मसला है ना वो है रेंज कैलकुलेट करने का। डोमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डोमेन का कोई मसला नहीं है। डोमेन तो है कि जहाँ पे फंक्शन, वो पॉइंट लिखने हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, और जहाँ पे डिफाइंड नहीं होता वो अंडर रूट को इक्वल, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर उसको इक्वल टू जीरो पुट कर लोगे, जो नंबर आएगा वो आपकी, उसको आप रियल नंबर्स में से माइनस कर दोगे, वो आपकी आ जाएगी डोमेन। असल मसला है यहाँ पे रेंज को वैल्यूएट करने का। अगर तो फंक्शन रेशनल हो और ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो, तो इस केस में अगर आपसे कहे कि कोई कोई भी आपको कहे कि इसमें रेंज फाइंड कर दे, तो आप कहोगे सिंपली आर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर क्या हमारे पास, आप क्या करोगे, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लोगे, नीचे भी आप सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लोगे, टू टू से, फोर से कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर होगा वो रेंज आर स्क्वायर ब्रैकेट टू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो सिंपली आप एक्स के कॉफिशिएंट्स को वैल्यूएट कर लोगे। तो इसका बहुत आसान सा हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, आर टू आ जाएगा। ठीक है, अगर तो आपके पास कहता है कि वो एक्सप्रेशन दी हुई है ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे लीनियर है, एक चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि एक्स स्क्वेयर आ रहा है, क्योंकि ये सॉल्व हो सकती है, तो उसको सबसे पहले हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स जमा दो, और एक्स मनफी दो। ठीक है, इसको आप अंडर रूट, सॉरी डिवाइड करोगे एक्स माइनस टू से, तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस टू। अच्छा, अब जो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब सवाल ये है कि इस केस में आपको रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास डिनोमिनेटर है, आपने इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, इसको अगर इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास आएगा एक्स टू। इसको पुट कर दो एक्स को यहाँ पे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर, और इस फोर को आप रेंज में से माइनस कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर तो आपके पास इक्वेशन सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकती है, तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे, फिर उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से वैल्यू लोगे, और उस वैल्यू को आपको जो सॉल्व वैल्यू था वहां पुट कर दोगे, और उसको रियल नंबर में से माइनस कर दोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज निकल आएगी। इन केस के अगर तो क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जिस्ट करने के अलावा वो सॉल्व भी होता है। इसके बाद इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, आर माइनस फोर। अच्छा, अब जो इस तरह के जो सवाल होते हैं कि जिसके अंदर ऊपर भी अननोन आ जाए नीचे भी अननोन आ जाए, तो इसकी जो रेंज है इसको एलिवेट करना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके अंदर फिर एक ही हल हमारे पास रह जाता है कि हम इसका इनवर्स लेते हैं, और इनवर्स की जो डोमेन है वो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है, ये तो आपको पता ही है। अब क्या करते हैं कि हम इस इनवर्स लेने के लिए इसका एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसकी पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये वन प्लस एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में या तो इक्वल टू जीरो होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर, ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट की वजह से इसकी रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट में डालेंगे, ये बी स्क्वायर है हमारे पास
जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। -4a एक्स के साथ जो हमारे पास जो हमारे पास जो कॉफिशिएंट, अब यहाँ पे बाय एज अ कॉफिशिएंट डील हो रहा है, तो वो ए यानी कि ए एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये -bx था, और ये क्या चीज है, ये +c। ठीक है, तो थोड़ी इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये नेगेटिव, ये बी के तौर पर क्रिएट होगा क्योंकि बी इसके साथ है, ये नेगेटिव आ जाएगा। और ए हमारे पास जो कि पॉजिटिव कोफिशिएंट है, वाई हो जाएगा। सी भी हमारे पास पॉजिटिव कोफिशिएंट है, हम इसको वैल्यूएट कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन है कि इसकी दो फैक्टर्स बनेंगे, हम इन दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को इक्वल इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो दोनों से हमें नंबर्स मिलेंगे, एक -1/2 मिलेगा और एक +1/2 मिलेगा। तो वो हमारे पास क्या आएगी, इसमें रेंज होगी। तो अगर तो ऊपर भी अननोन है, नीचे भी अननोन है, ठीक है, वेदर के, अगर तो नीचे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो फिर तो आप सिंपल ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर लीनियर है तो फिर हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट वैल्यूएट कर लेंगे, कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अलबत्ता अगर हमारे पास ऊपर भी अननोन है और नीचे भी अननोन है, लीनियर नहीं है, अगर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं कि हम उसका इनवर्स ले सकते हैं। और इनवर्स लेके हम उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वली ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे और वहां से फैक्टर्स को वैल्यूएट कर लेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा। अब ये वो सवाल आ गया कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन में a² -x² हो और ऊपर अंडर रूट हो, तो इस केस में हमारे पास जो डोमेन होती है वो हमेशा होती है -a, पॉजिटिव a। और जो हमारे पास जो हमेशा रेंज आती है वो हमारे पास आती है ए से, वो हमारे पास होगी 0 से +a। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास होती है डी, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। और हमारे पास जो रेंज होती है ये आती है 0 से a1। तो अगर मैं x² -9 को इक्वल टू 0 पुट कर लूं, तो मेरे पास x के दो आंसर आते हैं, +3 और -3। तुम्हारे पास दो आंसर आते हैं, +3 और -3। तो अगर यहाँ से मुझे कहे कि रेंज फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये फॉर्मूला देखूंगा। 0 तो मेरे पास है ही, और हमारे पास ए क्या, पॉजिटिव ए लिखना, 0 से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आई, 0 से 3। तो ये लेक्चर इतना ही था, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता रेंज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके सामने बयान कर दी हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।